सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की बहुत बड़ी कमजोरी थी जो इत्तेफाक से मेरे हाथ आ गई थी। जिस तरह इत्तेफाक से मैं उससे टकरा गया था, ये इत्तेफाकात हम दोनों ही के लिए बड़े हंगामा खेज साबित हुए थे। खाने से फारिग होकर मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम मामूल की तरह ज्ञानी जी के ताक़ुब में उठे थे। हम दोनों घर ही के एक दूसरे कमरे में बैठ गए। ज्ञानी गहरी सोचों में खोया हुआ था। पुत्र, या तो तुम किस्मत के धनी हो या फिर बहुत होशियार। तुमने ज्ञानी आत्मा सिंह को भी पाबंद कर दिया है। किस्मत का धनी हूँ ज्ञानी जी। बहुत छोटा था तो माता पिता दुश्मन के हाथों मारे गए। जवान हुआ तो मेहरबान चाचे से हाथ धो बैठा। एक बेटा था चाचे का, वो भी मेरी भेंट चढ़ गया। दुश्मन ने उसे अमरजीत जानकर मार डाला। किस्मत अच्छी है जो मैं सारे प्यारों को चाट कर अभी तक जिंदा हूँ। मेरा लहजा मुकम्मल तंजिया था और उस लम्हे अपनी शानदार कारकर्दगी पर मुझे खुद पर फख्र महसूस हो रहा था। कौन सा जिला है तुम्हारा? गुरदासपुर। तहसील? बटाला। गांव? मेरा ख्याल है ज्ञानी जी हमारे दरमियान कोई शरीफाना मुआहिदा तय पा चुका है। मुझे हर सवाल के जवाब का पाबंद ना कीजिए। मैंने जरा अक्खड़ से लहजे में कहा। पुत्र, वो तब की बात थी। अब तुम हमारी कमजोरी बन चुके हो। उसने लफज हमारी पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने सब कुछ जानते बूझते वजाहत चाही। देख पुत्र, मेरे जिस्म पर 18 जख्मों के निशान हैं। उम्र के इस हिस्से में ज्यादातर लोग यात्रा को चले जाया करते हैं। इस धंधे ने अगरचे मुझे करोड़पति बना तो जरूर दिया है, लेकिन इसे अपनाने से पहले मैं भूखा नहीं मर रहा था। अगर वो सब कुछ जो तुम कह रहे हो सच है, तो इस बात के यकीनन कायल हो चुके होगे कि बंदा परमात्मा के सामने मजबूर महज है, मोम की गुड़िया की तरह। वो जब चाहे हमें नाक पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दे। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने बाजुओं पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें इस वक्त। 3-4 गोलियों से मरने वाला मैं नहीं, लेकिन मेरी बीवी और बच्ची मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हैं। इस कमजोरी को कभी एक्सप्लॉइट ना करना। ज्ञानी जी, मैंने उसकी बात दरमियान ही से काट दी। मुझे आखिरी फिक्रे से जोरदार झटका लगा था। बिल्कुल यूं महसूस हुआ था जैसे अचानक मेरा हाथ बिजली के नंगे तारों से छू गया हो। मुझे अपने नस्ब और खून पर मान है ज्ञानी जी। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन घटिया जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं आपको अपने मुतल्लिक सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी एक कर्ज मुझ पर बाकी है। मैंने एक वचन का पालन करना है ज्ञानी जी। मैं अपने इंतकाम में किसी की शराकत नहीं चाहता। मैंने अपने दुश्मनों को अपने हाथों मारा है और बचे हुए को भी खुद मारूंगा। फिल वक्त मुझे आसरा दरकार है, मुख्तसर मुद्दत के लिए। मैं अमृत कौर और माँ जी को अपनी बहन और माँ के समान जानता हूँ। ये मर्द की जबान है, पंजाब के गैरतमंद गबरू की। मैं बोल रहा था और ज्ञानी जी की जहां दीदा नजरें मेरे अल्फाज को टटोल रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उसके चेहरे के खिंचे खिंचे नकूश ढीले पड़ चुके थे। वो पुरसकून हो गया था। उसके तजर्बे ने उसे बता दिया था कि ये अमरजीत सिंह कोई आम किस्म का जवान नहीं और ना ही कोई गिरा पड़ा सा आम सा इंसान है। पुत्र, तू किले में आ गया है, फौलाद के किले में। यहाँ तत्ती हवा भी तुझ तक नहीं आ सकती। ये ज्ञानी आत्मा सिंह की जबान है, और आत्मा सिंह के प्राण जाएं तो जाएं, उसके वचन कभी झूठे नहीं पड़ सकते। उसने झुककर मेरे कंधों को थपथपाया। ज्ञानी जी, ये पनाह मशरूत किस्म की है। इसके बदले मेरी खिदमात हाजिर हैं, और अगर आपने जानबूझकर इनसे इस्तेफादा ना किया तो मेरी मर्दानगी के लिए तानना होगा। तब मैं जिस तरह आया हूं उसी तरह चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। मैं अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूं। मैं किसी का जेर बार नहीं रह सकता। ये बात मुझे खा जाती है कि मैं किसी का एहसानमंद हो रहा हूं। मैंने बड़े एतमाद से उसे आगाही दी। उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो बराह रास्त मेरी आंखों में झांकता रहा। उसकी आंखों से एक मकनातीसी कुव्वत खारिज होकर मेरे निज़ाम तनफ्फुस पर असरअंदाज हो रही थी, जिससे मेरी सांसों की तरतीब बिगड़ने लगी। फिर कुव्वत इरादी आड़े आई और मैं संभल गया। ज्ञानी का हर रूप निराला था। ठीक है पुत्र, मैं भी हीरे को परख कर मोल लगाता हूँ। मेरी शानदार कवर स्टोरी तैयार थी
और उस पर ज्ञानी आत्मा सिंह के ईमान लाने के हालात कुदरत ने खुद पैदा कर दिए थे। पहले ही मरहले पर बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मैंने दिल में हजार मर्तबा कुदरत का शुक्र अदा किया। मेरे गैंग के कुछ असूल हैं पुत्र, इसमें शमूलियत करने वालों को इनका पाबंद रहना पड़ता है। वैसे भी हम किसी शय को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं, उसकी खूबियों और खामियों समेत। लेकिन मैंने उसकी बात उचकनी चाही। ठहरो। ज्ञानी जी ने हाथ उठाकर मुझे टोका। इस मर्तबा उसका लहजा बिल्कुल बॉस वाला था। पहली बात तो यह है जो तुम कभी ना भूलना, ज्ञानी आत्मा सिंह की बात सुनते वक्त उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी अहम बात यह कि यहाँ हुक्म सिर्फ कानों से सुना जाता है और हाथों से उसकी तामील की जाती है। उसके पसे मंजर या पेश मंजर को जानने की कभी कोशिश ना करना। और वो खामोश होकर अपनी बात का रद्द अमल मेरे चेहरे पर तलाश करने लगा। ज्ञानी जी महाराज, मेरी आपके गिरोह में शमूलियत भी मशरूत होगी। मैं किसी का हुक्म टालूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बाज अहकामात की वजाहत जरूर चाहूंगा। मेरे अंदर अभी जमीर की कुचहरी पूरी आन बान से सजी है और उसके सामने मुझे बहरहाल जवाबदेह होना पड़ता है। उस लम्हे ज्ञानी की हालत दीदनी थी। पुत्र, तुझे किसी शुभ घड़ी में किसी कर्मों वाली ने जना है। अभी इस शहर में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ज्ञानी आत्मा सिंह से उसकी बात की वजाहतें तलब करता फिरे। साफ दिखाई दे रहा था उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी हुई थी। उसे अपने आप को मारने के लिए खुद से बड़ी खतरनाक डुएल लड़ना पड़ रही थी, और उस लड़ाई के आसार उसके चेहरे के बनते बिगड़ते नकूश से पूरी तरह आया हो रहे थे। वहां एक गंभीर सन्नाटा तारी था। हम दोनों ही खामोश थे। फिर ज्ञानी आत्मा सिंह ने ही मुखातिब किया। तुम्हारे लिए कमरे का बंदोबस्त उमा करेगी। यहाँ के इंतजामी मामलात की निगरान वही है। ये दो घर हैं जहां हम बैठे हैं, वो ज्ञानी आत्मा सिंह का घर और जहां से तुम आए हो वो उसका डेरा। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं। डेरे पर तुम मेरे कारिंदे होगे, सिर्फ कारिंदे, और यहाँ सरदार अमरजीत सिंह, सिर्फ सरदार अमरजीत सिंह। इस बात का ख्याल रखना। मेरा जवाब सुने बगैर वो उठकर बाहर चला गया। मैं भी एक हद तक ही अपने आप को मनवाना चाहता था। उसे ज्यादा मजबूर करना खतरनाक था, वरना किसी भी लम्हे कलकत्ता की बारौनक सड़कों पर पैदल चलते कोई भी कार मुझे अपने टायरों तले रोंदती चली जाती, या किसी भी वीराने में अंधेरे से आने वाला गरम गरम शीशा मेरे जिस्म के अंदर उतर जाता। ये लोग अपने मातूब को मारने के लिए बड़ा नेचुरल तरीका अपनाते, जिससे मकतूल की मौत तिबई ही नजर आया करती थी, हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती। ज्ञानी के जाने के 15-20 मिनट बाद तक जब भी कोई घर वाला वहां ना आया, तो मैं भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां एक सोफे पर नीम दराज उमा मेरी मुंतजिर थी। शायद उसे पहले ही बता दिया गया था कि मेरा वास्ता बहरहाल उससे पड़ने वाला है। उस लम्हे वो खुद से बिल्कुल बेनियाज नजर आ रही थी। उसकी साड़ी और बाल दोनों बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, लेकिन उस बेतरतीबी में भी उसने एक हुस्न पैदा कर रखा था, शिकार करने वाला हुस्न। उसे अपने जिस्म पर वाकई नाज करना चाहिए था। यहाँ ज्ञानी के गैंग में उसे एक अहम हैसियत हासिल थी। उसके एक इशारे पर कई दुम छल्ले निसार होने को तैयार थे, तो उसकी वजह सिर्फ उनका ज्ञानी के लिए न्याजमंदाना जज्बा नहीं था। उस ताबेदारी के पसे पर्दा उमा का हुस्न जहां सोज भी कार फारमा था। उसकी मोहब्बत के लिए वहां हर शख्स जान से गुजरने को तैयार था। अमूमन गिरोह के अरकान को हिदायत और अहकाम उमा ही के जरिए मिला करते थे, क्योंकि ज्ञानी खुद किसी को इस काबिल नहीं समझता था कि कोई बराह रास्त उसके मुंह लगे, और गिरोह के तमाम पालतू गुंडे उमा के एक इशारे पर जहन्नुम में कूद जाने को तैयार रहते थे। मेरे ईमान के खिलाफ वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खम ठोंक कर मैदान में उतरी। उसने पहले रोज की भरपूर शिकस्त को अभी तक जहनी तौर पर कबूल नहीं किया था। उसके नजदीक शायद वो महज एक राउंड हारने वाली बात थी, जबकि उसके ख्याल में अभी हमारा मुकाबला कई राउंड तक जारी रहना था। मेरे जहन में इस लम्हे सिर्फ एक ही ख्याल जागुज़ी था। जिस तरह मैंने ज्ञानी की एक कमजोरी अमरजीत बनकर हासिल कर ली है, इस तरह वो भी मेरी कोई कमजोरी जरूर हासिल करना चाहेगा। और किसी भी गबरू की सबसे बड़ी कमजोरी उमा ही हो सकती थी। उमा देवी, जिसका वार कभी खाली नहीं गया था और जिसकी सलाहियतों पर ज्ञानी आत्मा सिंह फख्र कर सकता था। ज्ञानी से पहली मुलाकात के बाद जब मुझे यही गुमान गुजरा था कि उसने उमा से यही कहा होगा कि मैं सातवां घर हूं, और सात घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन अब उसके करतूत देखकर मुझे यही गुमान गुजरने लगा था कि मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसे मेरे मुतल्लिक खसूसी हिदायत दी गई होंगी।
उसने हसीन नागिन से जरूर कहा होगा कि मुझे बहर सूरत डसना है, और वो जहर भी मामूली किस्म का नहीं होना चाहिए। मुझे आते देखकर उस दुश्मन ईमान ने यूं इश्ताल अंगेज अंगड़ाई ली कि खुद मुझे अपने जिस्म का बंद बंद टूटता दिखाई दिया। उसने अपनी बेतरतीब साड़ी को संभालने का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने सांवले सरापा से बिल्कुल बेनियाज थी। आओ मिस्टर अमरजीत, मेरे ख्याल से तुमने खाना तो खा लिया होगा। उसका एकदम आपसे तुम पर उतर आना कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ज्ञानी आत्मा सिंह के मेहमान की हैसियत हासिल थी, जबकि अब मैं उनका एक मामूली कारिंदा था। और ऐसे गिरोहों में सिर्फ दो ही रिश्ते एक दूसरे की पहचान करवाते हैं, कारिंदे और बॉस के। मैं उमा के अंदाजे तखातुब पर महज मुस्कुरा कर रह गया। हाँ, खा लिया। मैंने उसकी आंखों में झांका। क़याम का कमरा थोड़ी देर के बाद दिखा दिया जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, जो लोग सुबह के वक्त यहाँ मौजूद हों, उन्हें पाठ में शिरकत करना पड़ती है। सिर्फ मेहमान इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। ओके उमा, मैंने जरा बेतकल्लुफी से जवाब दिया। उमा नहीं, उमा देवी, बल्कि सिर्फ देवी जी। मुझे गैंग के तमाम कुत्ते इसी नाम से पुकारते हैं। उसने बड़े गुस्से और नखुवत भरे लहजे में कहा। इस लम्हे हजार जब्त के बावजूद मेरा खून खोल उठा। शट अप, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तुम औरत हो, इसलिए पहली दफा माफ कर रहा हूं। आइंदा कभी मुझे घटिया लफ्ज से मुखातिब ना करना। यकीनन तुम्हारा वास्ता आज तक कुत्तों ही से रहा है, और वो भी शायद ऐसे जो पुचकारने पर सिर्फ हुक्म की तामील करने वाले थे। अगर किसी ने पलट कर काटा होता तो तुम्हें इंसानों से गुफ्तगू का सलीका आ गया होता। उमा के लिए यह सलूक बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसका वास्ता वाकई आज तक इशारे पर दुम हिलाने वाले कुत्तों से पड़ा था। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही। मैंने दूसरी मर्तबा उसे जलील किया था, और ये मामूली बात नहीं थी। आत्मा सिंह के गिरोह से मुंसलिक होने वालों को आत्मा सिंह के बाद उमा की ताबेदारी का ही दर्स दिया जाता था। अमरजीत, मैं अगर चाहूं तो अभी तुम्हारी जबान निकाल कर हथेली पर रख दूं, लेकिन ना जाने क्यों कोई ताकत मुझे बार बार रोक रही है। ना जाने क्यों। उसके लहजे में झुंझुलाहट नुमाया थी, और इस लम्हे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं इज्जत नफ्स के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूं, मैंने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बात मुकम्मल होते ही अगर मैं अचानक छठी हिस्स के खबरदार करने पर एक तरफ ना झुक जाता, तो मेरे यकीनन 14 तबक रोशन हो जाते। वो बात ही कुछ ऐसी थी। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर अचानक वो इतनी तेजी से अपनी जगह से उछली थी कि ट्रिगर दबाने के बाद शायद गोली की भी वो रफ्तार न रही हो। बिजली के कूंदे की तरह मैंने उसकी एक झलक ही देखी। दूसरे ही लम्हे वो जन करती हुई मेरे करीब से गुजरकर मेरी मुखालिफ सिमत पर जा गिरी। उसका निशाना हरगिज गलत नहीं था, बस एक मौजज़ा था कि हदफ अपनी जगह से अचानक हिल गया। अमूमन इतनी ताकत और ऊंचाई से गिरने के बाद बड़े बड़े शहज़ोर ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पहलवान किसी पर दाव लगाए और खुद ही अपने दाव का शिकार हो जाए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो पलक झपकते में उल्टे कदमों मुझ पर आ रही थी। उसके हाथों ने उसे यूं फिजा में उछाला था जैसे वो गोश्त पोस्त की औरत के बजाय रबड़ की कोई गेंद हो। लेकिन इतनी देर में मैं संभल चुका था। मेरा वजूद देखकर मेरे जिम्नास्टिक के टीचर कहा करते थे, तुम्हें तो फिजा में उड़ना चाहिए। दौरान तरबियत जब मार्शल आर्ट सिखाए जा रहे थे, तो मेरा नंबर इस लिहाज से पहला होता था कि मैं अपने ग्रुप के तमाम लड़कों से पहले सिखाया जाने वाला दाव रवां कर लेता था। अकेडमी में एक रोज मेरे स्टाफ ने मुझे शाबाश देते हुए कहा था, जितनी देर में एक दाव मेरी सेकंड नेचर बन जाता है, उतनी देर में शायद उस दाव के मौजिद ने भी उस पर गिरफ्त हासिल नहीं की होगी। बिलाशुबा उमा के जिस्म में बिजलियां भरी थीं। वो जिम्नास्टिक की बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रही थी। अपने वजूद को इतनी जल्दी दोबारा हमले के लिए समेटना इतना आसान हरगिज नहीं था। जरूर वो किसी उस्ताद की चंडी हुई थी। वो उल्टे कदमों फिजा में उछलकर मुझ पर आई जरूर थी, लेकिन ये अलग बात कि सीधे कदमों पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके पांव के नीचे मेरा जिस्म नहीं बल्कि कालीन था। मैं तो पेशावर रेसलर्स की तरह जमीन से चिपक गया था। अब वहां जंप लेने के लिए रस्से तो मौजूद थे नहीं, ना ही मैं उसे इतनी मोहलत देने को तैयार था कि वो दोबारा बिखरे औसान समेट कर मुझ पर हमलावर हो। जैसे ही उसके पांव जमीन पर टिके, मैंने घुटने अपने पेट से लगाकर दोनों पांव के पंजे उसकी पिंडलियों पर मारे। उमा ने उछलकर मेरा दाव खाली जरूर कर दिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेरी टांगें सिर्फ फिजा में चलकर रह जाएं। उसकी छलांग फिजा में अधूरी ही रही थी, और वो आधे रास्ते ही से जमीन पर वापस आ गई।
इस असना में मैं उल्टी कलाबाजी खा कर उसके मुकाबिल खड़ा था। हम दोनों बिफरे हुए चीतों की तरह एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। उसने हमला करने का खतरनाक अंदाज अपना रखा था। वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी जैसे मौका मिलते ही मेरी हंसली की हड्डी पर खड़ी हथेली का जोरदार वार करके उसे तोड़ डालेगी, या फिर उंगलियां मेरी आंखों में मारेगी। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था जिसने मुझे उस पर मुमताज रखा। वो अपने दाव खता जाने पर झुंझुलाहट का शिकार थी, जबकि मैं ठंडे दिलो दिमाग से उसके मुकाबिल खड़ा था। इस मर्तबा उसने मुंह से कराटे के हमला आवरों जैसी खतरनाक आवाज निकालते हुए नई चाल चली थी। वो अपने लंबे लंबे नाखनों वाली दोनों उंगलियां लोहे की सलाखों की तरह मजबूती से ताने मुझ पर झपटी। मुमकिन है उसका इरादा मेरी आंखें निकालने का ना रहा हो, लेकिन इस बात में कोई शक भी नजर नहीं आता था कि उसका हमला बड़ा जारहाना और जोरदार था। यह अलग बात थी कि वो मेरे बाजू पर से लहराती हुई सामने सोफे से जा टकराई। मैंने अचानक जमीन पर बैठते हुए उसे अपने बाजुओं पर लिया और एक हाथ से उसकी पुश्त को हल्का सा धक्का दे दिया। मेरे ख्याल से उसका दम खम अब टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे वाकई संजीदा होना पड़ा। वो तो उन्हीं कदमों वापस पलटी। इस मर्तबा उसने माहिर खिलाड़ियों की तरह मेरी आंखों के सामने दो तीन बार हाथों की पोजीशनें बदल बदल कर मुझे धोखा देना चाहा। उसके दोनों हाथ पंजों की शक्ल इख्तियार कर गए थे और वो खूनखार साम्युल नस्ल बिल्लियों की तरह मेरा मुंह नोच लेना चाहती थी। ऐन उसी लम्हे जब वो मुझ पर हमला आवर होने लगी थी, दरवाजे से ज्ञानी जी का नजूल हुआ। वेल डन, उसने ताली बजाते हुए कहा। मालूम नहीं ये दाद किसको मिली थी। ज्ञानी आत्मा सिंह को देखते ही जिस हैरत अंगेज तेजी के साथ उमा ने अपनी हालत पर काबू पाया, मैं उस पर अश अश कर उठा। वो कमाल की एक्ट्रेस थी। चेहरे के तमाम खदोखाल वापस आ गए थे। सख्ती की जगह मुकम्मल नरमी ने ले ली थी। ज्ञानी को देखते ही वो बड़े अदब से सर झुकाए एक तरफ खड़ी हो गई। पुत्र, वो अपनी जगह सच्ची है। उसे ऐसा ही करना चाहिए था। असल में गलती मेरी ही थी। मैं उसे बताना भूल गया था कि तुम मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम ही नहीं, अमृत कौर और उसकी मां के अमरजीत सिंह भी हो। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। उमा ने ज्ञानी को कभी इस मूड में नहीं देखा था। वो कुछ खजालत सी महसूस करने लगी, लेकिन चौंका देने वाला अंदाज नहीं बदला था। आइए मिस्टर अमरजीत सिंह, आपका कमरा आपको दिखा दूं। उसने ये फिक्रा बिल्कुल उसी तरह अदा किया जैसे थोड़ी देर पहले तक हम किसी ड्रामे की रिहर्सल करते रहे हों। चलो। मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। कमरा खासा आरामदेह और पुरतइश था। एयर कंडीशनर, शानदार फोम बेड, सिरहाने तपाई पर खूबसूरत टेलीफोन सेट, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और पलंग के दूसरी तरफ सजे लैंप के नीचे एक अखरोट की मेज पर नफासत से रखा इंटरकॉम। रात के किसी भी पहर मेरी या किसी और की जरूरत महसूस करो तो बुला लेना। उसने उंगली से इंटरकॉम की तरफ इशारा किया। क्यों? जाने कैसे मेरे मुंह से बेसाख्ता ये तेज तरार लफज सिरक गया। लोरी देने या कहानी सुनाने के लिए। बाज बच्चे इसके आदी होते हैं ना। उसने जिगरपाश नजरों से मेरी सिमत देखा। नाउ गेट आउट प्लीज। मुझे उसकी बात ही से शर्म आ गई। गुड नाइट। उसने अचानक तेजी से घूमकर खुद को छलकाया। बड़ा जोरदार हमला था ये। कोई चीज ठक से मेरे कलेजे में लगी और मेरे खून की हिद्दत दो चंद कर गई। कूलों पर हाथ रखे वो पलकें झपकाए बगैर अपने हमले के रद्द अमल का जायजा चंद सानियों तक टिकटिकी बांधे लेती रही। फिर कयामत की चाल चलती दरवाजा बंद करके चली गई। उमा गई और मोहलत नसीब हुई तो जहन के खुले दरीचों से दिल की धड़कनों पर हिलकोरे लेती आंसा वहां दर आई। उसकी आंखों में जलती जोत और होंठों पर लरसते लफ्ज एक ही मफहूम लिए हुए थे। तुम आए नहीं अली। वाकई मैंने उसे जल्द लौट आने का वादा किया था, लेकिन जहां अगला पल अपने बस में ना हो, जहां सारी रियाजतें सारे तजर्बात मात खा जाएं, वहां वादा क्या और उसकी पासदारी चा मायनी। मुझे क्या इल्म था कि सुबह मेरे लिए कैसे अहकाम मौजूद होंगे। शायद मुझे यहाँ से बहुत आगे, आंसा से बहुत दूर जाने का हुक्म मिल जाए। मैं उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा, उसे बताता रहा कि मैंने उसे फरामोश नहीं किया। उससे मिलने के बाद कोई उसे भुला ही नहीं सकता। उसकी याद मुझे लोरियां देती रही और नींद की मेहरबान देवी अपने पर फैलाए आहिस्ता आहिस्ता मेरी सिमत दबे पांव बढ़ी। जब मैंने उसके बाजुओं में पनाह ली तो रात का एक पहर बीत चुका था। सुबह मैंने गुस्ल करके कमरे ही दिल में नमाज अदा की और ज्ञानी के पाठ में शमूलियत के लिए ड्राइंग रूम में आ गया, जहां पहले ही कई चेले मौजूद थे। एक मर्तबा फिर मुझे पहले के से हालात से गुजरना पड़ा। पाठ के खात्मे पर सब ने मिलकर अरदास की
اور سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ آخر میں وہاں اوما اور میں ہی رہ گئے۔ تم دونوں ناشتہ ہوٹل میں کرنا، یہ کہہ کر گیانی چلا گیا۔ یہ ہوٹل کیا بلا ہے؟ میں نے اس کے جاتے ہی اوما سے پوچھا۔ دیکھ کر خود ہی سمجھ لینا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک باوردی شوفر کے ساتھ ہوٹل جا رہے تھے۔ ہوٹل کا نام شوبرا تھا اور کلکتہ کے درجہ اول کے ہوٹلوں میں سے ایک۔ یہ گیانی آتما سنگھ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہمیں یہیں بلا کر جانے وہ خود کہاں غائب ہو گیا۔ البتہ ایک پیغام میرے لیے موجود تھا، شام 6 بجے یہاں آ جانا۔ میں نے فرصت کو غنیمت جانا اور ناشتہ کرتے ہی اوما سے جان چھڑائی۔ ہوٹل سے میں ایک کار میں باہر نکلا جو میرے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ کار ڈرائیور کو تو میں نے چھٹی دے دی اور خود کار چلاتا ہوا باہر لے آیا۔ پھر میں مسلسل 1 گھنٹے تک کلکتہ کی مختلف سڑکوں پر چکراتا رہا، کہیں میرا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو۔ کار میں نے ایک مارکیٹ کے نزدیک پارک کر دی اور خود مختلف رکشوں اور ٹیکسیوں کے ذریعے گھومتا گھماتا پاٹل کے اسٹور تک پہنچ گیا۔ اس نے یوں بغل گیر ہو کر مجھے خوش آمدید کہا جیسے ہم جنم جنم کے بچھڑے دوبارہ ملے ہوں۔ چند منٹ کے بعد اسپائی ماسٹر فون پر ہم سے ہم کلام تھا۔ میری اس اچیومنٹ پر انہوں نے دل کھول کر مجھے داد دی۔ اگلے احکامات کی وضاحت چاہی تو ان کا جواب موصول ہوا۔ فی الحال گیانی آتما سنگھ ہی کو اپنا ماسٹر سمجھو، اس کے ہر اشارے پر پتلی کی طرح ناچتے رہو، لیکن اس ناگن سے خبردار رہنا جو آتما سنگھ کے دودھ پر پل رہی ہے۔ ان کا اشارہ غالباً اوما کی طرف تھا۔ خدا جانے وہ کمبخت تھی کیا چیز، اور ابھی اس کا کون سا روپ دیکھنا باقی تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا۔ اس دوران پاٹل مجھے فیڈ کرتا رہا۔ وہ واقعی ایک منجا ہوا ایجنٹ، ایک قابل اعتماد دوست اور ایک جانثار ساتھی تھا۔ 6 بجے تک میں وہیں جھک مارتا رہا، پھر ہوٹل کی طرف چل دیا جہاں ایک کمرے میں گیانی اور اوما میرے منتظر تھے۔ گیانی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے بیٹھتے ہی وہاں چائے آ گئی۔ اوما نے چائے بنائی۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے بات شروع کر دی۔ اوما کے ساتھ مال پہنچانا اور وصول کرنا ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو، غیر ملکی مہمانوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہوگے۔ اپنے تجربے اور بازوؤں پر کبھی فخر نہ کرنا، یہ دونوں بندے کو کتے کی موت مروا دیتے ہیں۔ تم گیانی آتما سنگھ کے نمائندے بن کر جا رہے ہو، یہ بات ملحوظ خاطر رہے۔ اپنے دوسرے رشتے کے حوالے سے تمہیں یہ بتا دوں کہ پتر، فی الحال میں وہاں کسی اعلیٰ افسر سے گٹھ جوڑ پیدا نہیں کر سکا۔ ابھی ایمانداری کے کچھ نیم مردہ جراثیم اس ملک کے لوگوں کے دماغوں میں کل بلا رہی ہیں۔ میں ان کیڑوں کا علاج بھی جانتا ہوں، لیکن وقت آنے پر۔ آتما سنگھ ہمیشہ وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اوکے باس، میں نے ان کے ہاتھوں سے بریف کیس تھامتے ہی سر کو قدرے خم دے کر کہا۔ ہوٹل کے نیچے ایک تیز رفتار سپورٹس کار ہماری منتظر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ اوما نے سنبھال لی، بریف کیس میرے پیروں میں رکھا تھا۔ نہ جانے اس سمے کیوں مجھے ایک انجانا سا خوف اپنے ذہن کے پردوں پر سرسراتا ہوا محسوس ہوا، حالانکہ میرے لیے یہ مہم نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے علم تھا کہ اس بریف کیس میں کوئی مقدس صحیفہ نہیں، خطرناک چیز ہی رکھی ہوگی۔ یہ خطرناک چیز کوئی ٹائم بم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جب ہم مطلوبہ مقام پر پہنچیں تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہو، اور پھر ایک زوردار دھماکہ کار سمیت ہم دونوں کے پر خدشے اڑا دے۔ گیانی آتما سنگھ ایسا ہی آدمی تھا جس سے کسی بھی لمحے کسی بھی ناگہانی سلوک کی امید کی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ اس بریف کیس میں ہیرے ہیں یا کوکین؟ میں کار اڑاتی اوما سے مخاطب ہوا۔ جس سوال کا کوئی جواب نہ ہو وہ سوال نہیں کیا کرتے مسٹر امرجیت سنگھ۔ وہ اس لمحے کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی، پہلے سے بالکل مختلف۔ اس کی چلبلاہٹ، شوخیاں، دعوت دیتی مسکراہٹ سب جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کھچاؤ سا دکھائی دے رہا تھا، بالکل ایسے ہی لگتا تھا جیسے کسی کانوینٹ کی استانی کو ڈرامے میں جلاد صفت قاتلہ کا رول ادا کرنے کو کہہ دیا گیا ہو۔ صورتحال کی نزاکت کو جانتے ہوئے میں بھی چپ کا ہو رہا۔ یہ سب لوگ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ انسانی زندگی کی حیثیت ان کے نزدیک کیا تھی؟ اس کا مشاہدہ مجھے ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے میرے جسم میں زہریلی سوئی داخل کر کے سارا کھیل ختم کر سکتی تھی، اور اسے اس بات کا مکمل اختیار حاصل تھا کیونکہ بہرحال وہ مجھ سے سینئر تھی۔ ہم ابھی کلکتہ کی مصروف ترین سڑکوں سے گزر رہے تھے، لیکن ایکسیلیٹر پر اس کا دباؤ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہری آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اب سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر رواں تھے۔ پھر اس سڑک سے اچانک ایک موڑ پر اوما نے اتنی تیزی سے گاڑی گھمائی کہ میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ واٹ اے نان سینس!
उसने एक तरह से मुझे डांट पिलाई। क्षमा करना, मैं भी कुछ खजालत महसूस कर रहा था। संभल कर बैठो। दोबारा डांट पड़ी और मैंने सादतमंद बच्चों की तरह यूं कंधे उचकाए जैसे वो मेरी उस्तानी हो। हम जिस बगली सड़क पर सफर कर रहे थे वो अब कच्चे रास्ते पर उतर गई थी। कार की रफ्तार में अब उसने कुछ कमी कर दी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं उसे महसूस कर सकूं। उसकी महारत देखकर बेइख्तियार दाद देने को जी चाहता था। मैंने आज तक किसी मर्द को भी इतनी होशियारी से ड्राइविंग करते नहीं देखा था। हम लोग अब कदरे नाहमवार और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे। खिड़कियों के रास्ते एक मानूस किस्म की बू अंदर दर आई और बोझल और चिपचिपाती हवा ने मुझे एहसास दिला दिया था कि हम साहिल के नजदीक कहीं झक मार रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक रात के सन्नाटे में गूंजने वाली झींगरों की बैन करने की आवाजें थीं, या फिर किसी नामालूम जानवर के टराने का शोर जो किसी हद तक मेंढक की आवाज से मुशाबे था। अब लंबी लंबी नोकदार घास गाड़ी की बॉडी पर नक्शो निगार बनाने लगी थी। मैंने अपनी सिमत खिड़की का शीशा चढ़ा रखा था, जबकि उमा बिल्कुल बेपरवाह थी। हमारे इर्द गिर्द इतनी लंबी लंबी घास फैली हुई थी कि हम उसमें धंसते ही चले गए। एक कदरे महफूज कुंज में पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने तो यही ख्याल किया था कि अब वो अचानक अपना रूप बदल लेगी और पहले वाले मूड में वापस आ जाएगी। ये वीरानी, तन्हाई, समुंदर का किनारा, ये सब कुछ ही तो उसे दरकार था। मैं खुद को उसके नागहानी हमले से बचाने के लिए पर तोलने लगा, लेकिन वो ऊमा ही क्या जो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। वो तो सिमाब सिफ्त औरत थी। पल में कुछ, पल में कुछ। कम ऑन। उसने दरवाजा खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मुझे इस लम्हे न जाने क्यों उसके इस रवैये पर अफसोस सा हुआ, हालांकि उसके जादू का तोड़ हर दफा शायद मुमकिन ना होता। मैं बजाय अपनी तरफ का दरवाजा खोलने के उसी की सिमत से रींग कर बाहर निकल आया। उमा ने मेरी इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया। खट से दरवाजा बंद करके वो मेरे आगे आगे चल दी। बाहर निकलने से पहले वो अपना नन्हा सा पिस्तौल लेना नहीं भूली थी। पिस्तौल महफूज होलिस्टर में मुंतकिल होकर उसके जिस्म ही का हिस्सा बन गया था। उसके दाएं हाथ में नन्ही सी लेकिन खासी ताकतवर टॉर्च थी। हम दोनों नोकदार घास के बीचों बीच चलने लगे। वो चुस्त कपड़े पहने मेरे आगे आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे। इस हंगामा खेज सफर का इख्तिताम समुंदर के किनारे एक पहाड़ी के नजदीक हुआ। हम वहीं बैठ गए। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उमा ने घड़ी पर नजर डाली। आध घंटा, उसने संजीदगी से कहा और अपनी नजरें समुंदर पर जमा दी, जहां शोर मचाती, बल खाती, चीखती चिल्लाती लहरों के सिवा कुछ नहीं था। एक कोने से उभर कर चांद अपनी ठंडी किरणें समुंदर पर निछावर कर रहा था। हम आधा घंटा वहीं बैठे रहे। इस दौरान उसने मेरी मौजूदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा था। वो माहिर नफ्सियात थी, मर्दों को तोड़ने का फन बखूबी जानती थी। उसने मुसलसल इतने नफ्सियाती झटके दिए थे कि मेरी जगह पत्थर के आसाब रखने वाला कोई और मर्द भी होता तो बौखला कर उसकी झोली में गिर पड़ता। लेकिन मुझे अपनी तामीर पर फख्र था। ये मेरी माँ की धारों की तासीर थी कि मेरा खून मुसफ़ा था और ईमान सलामत। 11:30 बजते ही वो उठ खड़ी हुई। हम दोनों अब पहाड़ी की ओट से निकलकर समुंदर के नजदीक आन खड़े हुए थे। मेरी बेचैन आंखें वहां कुछ फासले पर लहरों के दोष पर डोलते और अपनी सिमत बढ़ते एक तेज रफ्तार स्टीमर का नजारा कर रही थी। उमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च ने 3 दफा सामने की तरफ सिग्नल दिया। जवाब में मुखालिफ सिमत से भी रोशनियां जलकर बुझीं। पहाड़ी की ओट में चले जाओ और आवाज देने से पहले बाहर ना आना। उसकी खुशबूदार सरगोशी मेरे कानों के करीब गूंजी। मैं ब्रीफ केस समेत कोहनियों के बल पीछे हटता उसी जगह आ गया जहां हम पहले बैठे थे। स्टीमर अब साहिल से आन लगा था। मैंने 3 साए उसमें से कूद कर बाहर आते देखे। वो एक खास तरबियत से उमा की तरफ बढ़ रहे थे। मैं फौजी था। उस तरतीब को देखकर मेरा माथा ठिनका और उस लम्हे तो मैं दहल कर ही रह गया जब अचानक उन तीनों ने पिस्तौल निकालकर उमा को हाथ उठाने के लिए ललकारा। उमा के हाथ उठने का नजारा देखने की ताब मुझ में कहाँ थी। पहले तो मैंने दुम दबाकर भाग जाने का इरादा किया, लेकिन फिर जैसे जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए। अगर ज्ञानी आत्मा सिंह किसी साजिश का शिकार हो चुका है और उमा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, तो यकीनन इन लोगों ने हमारे फरार के इम्कानात का जायजा लेकर पहले ही से पेशबंदी भी कर रखी होगी। ये ख्याल आते ही मैंने रींग रींग कर नजदीकी पथरीली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उमा को उस वक्त तीनों सिपाहियों ने घेरे में ले रखा था। अभी मैं आधी पहाड़ी तक पहुंच पाया था कि मेरे पीछे धाड़ सुनाई दी। कहाँ है तुम्हारा दूसरा साथी? उनमें से किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए उमा से दरियाफ्त किया। कौन साथी? मेरा कोई साथी नहीं, मैं अकेली हूं।
ایک دم اکیلی، اس نے شرابیوں کے سے لہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی شاندار اداکاری پر عش عش کر اٹھا۔ کتنے پینترے بدلے تھے اب تک اس نے، شاید کوئی منصوبہ فوراً اس کے ذہن میں ترتیب پا گیا تھا اور اب وہ اس پر عمل پیرا تھی۔ اب میں پہاڑی کی اوپری سطح سے چپکا، ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں بریف کیس تھامے، ٹک ٹکی باندھے جھومتی ہوئی اوما اور سٹ پٹاتے ہوئے بحری پولیس کے جوانوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ شٹ اپ! وہی آواز دوبارہ گونجی۔ اے چیختا کاہے کو ہے بابا، اپن کو پیار سے بولو نا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ خالص پیشہ ور قسم کی عورتوں کا سا تھا۔ بولتی ہے یا؟ اسی آواز نے اسے گالی دے کر کہا۔ کیا بولے گا، پہلے تم لوگ ہمیں یہاں لے آیا، اب دھونس جماتا ہے۔ اس نے اس مرتبہ بظاہر لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا چاہا، شاید وہ کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی، لیکن مخالف بھی خاصا ہوشیار دکھائی دے رہا تھا۔ شٹ اپ کہہ کر اس نے اوما کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے ساتھ اس کی زوردار لات اوما کی پشت سے ٹکرائی۔ پھر تو جیسے ان تینوں پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے عورت مرد کی تمیز بھلا کر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا، اور یہی ان کی خطرناک غلطی تھی جو ان پر ستم ڈھا گئی۔ انہوں نے اپنی دانست میں اوما کو فٹ بال سمجھ لیا تھا، لیکن جیسے ہی دوسرا راؤنڈ شروع ہوا، اوما زوردار لات کھا کر آگے کو گرنے کے بجائے اچانک نیچے بیٹھ گئی۔ حملہ آور اپنی ہی جھونک میں اس پر آ رہا، لیکن پلک جھپکتے میں اوما نے اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس طرح وہ باقی دونوں بحری پولیس والوں کی گولیوں کی زد سے نکل چکی تھی۔ اب اگر وہ فائر بھی کرتے تو گولی اوما کے بجائے ان کے اپنے ساتھی کو لگنے کا خطرہ تھا۔ وہ ہکے بکے سے ٹھٹک کر رہ گئے۔ اوما نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے شکار کو سر پر سے اوپر اٹھاتے ہوئے دونوں پر دے مارا۔ وہ آدمی اوما سے کم از کم 3 گنا بھاری ہوگا، لیکن اوما نے تو اسے اس طرح سر سے اونچا اٹھا کر پٹخا تھا جیسے وہ پیار سے کسی بچے کو اچھال کر محظوظ ہو رہی ہو۔ دونوں حیران پریشان پولیس والے اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے دبا اوما کو گالیاں بک رہے تھے۔ جو جنگلی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ان سے دور ہی دور ہٹتی چلی جا رہی تھی، اس کے بھاگنے کا انداز پیشہ ور کمانڈوز کا سا ہی تھا، اور بجائے سیدھا بھاگنے کے زگ زیگ پوزیشن میں بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ریوالور تان کر اس کی طرف لپکے، اس نے اچانک رک کر گھومتے ہوئے اپنے گریبان سے پستول نکال کر ان کی طرف فائر کر دیا۔ سب سے اگلا پولیس والا، جو خاصا تیز رفتار اور پھرتیلا دکھائی دیتا تھا اور اس کے قریب پہنچنے والا تھا، چیخ کر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی دہشت زدہ سے ہو کر گر پڑے، پھر بجائے اوما کے پیچھے بھاگنے کے دونوں اپنے زخمی ساتھی کو سنبھالنے لگے۔ اوما اندھیرے کی چادر میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے ان لمحوں کو غنیمت جانا اور اسی طرح سرکتا ہوا دوبارہ نیچے آ گیا۔ پھر پنجوں کے بل میں مخالف سمت میں چلنے لگا۔ یہ ایک طرح سے اوما کی بھی مخالف سمت تھی، کیونکہ وہ اسی طرف بھاگی تھی جہاں ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ میری معلومات اس علاقے کے متعلق صفر تھیں، بس میں ایک ہی سمت میں سمندر کے کنارے کنارے سیدھا بھاگا جا رہا تھا۔ ابھی تک مجھے اپنے تعاقب میں کسی کے بھاگنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ شاید ان لوگوں کو میری وہاں موجودگی کا سرے سے علم ہی نہیں تھا، یا پھر وہ میری تلاش میں ابھی تک اسی علاقے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ قریباً 2-2.5 میل بھاگنے کے بعد میں رک گیا اور وہیں سرکنڈوں کی اوٹ میں بیٹھ کر اپنی سانس درست کرنے لگا۔ اس وقت رہ رہ کر ایک ہی خیال مجھے ستانے لگا تھا، اسپائی ماسٹر نے آخر مجھے کیوں گیانی آتما سنگھ کے ساتھ اس حد تک نتھی کر دیا ہے کہ میں اس کے گروہ کے کارندوں والے کام کا ہی کل پرزا بن کر رہ گیا ہوں؟ کیا اسمگلنگ اور میرے پیشے میں کوئی فرق نہیں؟ ایک خلش سی کبھی کبھی مجھے بے کل کر دیتی۔ اصل میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی سوچتا، لیکن جنہیں اسپائی ماسٹر بنایا جاتا ہے وہ میرے جیسے ذہن کے لوگ نہیں ہوتے۔ یقیناً ان کے ذہن کسی اور ہی سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، اور قدرت نے ان کی بناوٹ میں بھی بالکل الگ سے ہٹ کر کوئی ترکیب آزمائی ہوگی۔ اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ کہیں گیانی آتما سنگھ بھی اسمگلنگ کی آڑ میں ہمارے والا کھیل ہی تو نہیں کھیل رہا؟ پھر مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا کہ ابھی تک میں نے ان خطوط پر کیوں نہ سوچا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو تھا نہیں کہ مجھے انگلی سے پکڑ کر چلایا جاتا۔ بہت سی باتیں اور فیصلے ان لوگوں نے مجھ پر بھی چھوڑ رکھے تھے۔ جب ذہن نے ان خطوط پر سوچنا شروع کیا تو فطری تجسس بھی طبیعت میں اود کر آیا، اور میں نے سوچا اس بریف کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ذہن نے خود بخود اس کا جواب بھی بتا دیا۔ دستاویزات، شاید کوئی خطرناک قسم کے ڈاکیومنٹس، کوئی اہم ملکی راز جو وہ میرے ذریعے
इंतहाई बेज़रर तरीके से महफूज हाथों तक पहुंचाना चाहता था। कितना मकार आदमी है वो। अगर उस ब्रीफ केस में वही कुछ है जो मैंने सोचा है, तो ज्ञानी मेरी सोचों से भी कहीं बड़ा फ्रॉड था। उसने मेरी जोलानियों को ब्रूए कार लाने का कितना मासूमाना अंदाज अपनाया। अभी मैं अपने इन्हीं ख्यालात में सरगर्दा था, जब अचानक मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी। दूर कुछ फासले पर मुझे टॉर्च चमकती दिखाई दी, और इसके साथ ही सिक्योरिटी के सुधाए हुए कुत्तों की मखसूस गुफ गुफ की आवाज़। उस आवाज़ को सुनने और महसूस करने की मुझे खास तरबियत हासिल थी। वो लोग अपने सुधाए हुए कुत्तों के साथ मेरा ताक़ुब कर रहे थे। रेत पर मेरे कदमों से बनने वाले निशानात यकीनन अभी तक ताज़ा थे, और उन्हीं कदमों पर चलकर ये तरबियत याफ्ता कुत्ते माहिर खोजियों की तरह चंद मिनट के बाद ही शिकार के सर पर पहुंच जाते हैं। भागो! एक चीख मेरे अंदर से उठी, और दूसरे ही लम्हे मेरी तमाम हिस्सियात सिमटकर मेरी टांगों में जमा हो गईं। मैं दीवानावार भागने लगा। अब अंदाजे से मैंने अपना रुख तमाम खतरात को बालाए ताक रखकर सड़क की जानिब मोड़ दिया था। कम अज कम इस तरह मैं समुंदर में डूबकर मछलियों की खुराक बनने से महफूज रहता। कुत्ते मेरा नरखरा उधेड़ पाते हैं या नहीं, ये बात की बात थी। मेरे रास्ते में जो कुछ अब आने लगा था, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा रुख सड़क की सिमत तो हरगिज नहीं, और ये थी भी हकीकत। मैं एक तरह से नीम दायरे की शक्ल में भागा था, और बजाय साहिल समुंदर की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाने के किसी और ही सिमत जा निकला था। समुंदर अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजरों से ओझल होता जा रहा था। फिर उसका शोर भी जैसे ताकुब में आने वाले की सीटियों की आवाज में दब कर रह गया। वो मेरे सर पर पहुंचने वाले हैं क्या? जाने किसने मुझसे पूछा था, और मैंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी ट्रेनिंग क्लासरूम का रुख किया, जहां मेरे खिजर सूरत इंस्ट्रक्टर चेहरे पर गहरे शीशों की ऐनक सजाए, हाथ में सफेद चाक का टुकड़ा पकड़े, ब्लैक बोर्ड पर आड़ी तिरछी लकीरें लगा रहे थे। भागते हुए 8 का हिंसा बनाओ, और बनाते चले जाओ। अगर तुम्हारी महक कुत्ते के जहन में महफूज नहीं, तो कदमों के निशान पर वो कभी तुम्हारा पीछा ना कर पाएगा। जब मुझे ट्रेनिंग का ये भूला बसरा सबक याद आया, तो मेरे चारों अतराफ साया फगन आसमान से तलुए आफताब से पहले की लहू रंग रोशनियां बिखरने लगीं, और अब वो लोग जमीन पर रोशनी डाले बगैर मेरे कदमों के पीछे आ सकते थे। ऐसे आलम में इस दाव का याद आना यकीनन ताईद गैबी था, और इस अमर का इशारा भी कि मेरी लाख स्याकारियों के बावजूद उस मालिक हकीकी ने मुझे भुलाया हरगिज नहीं। दर रहमत मेरे लिए वाह था। इस एहसास ने नई जिंदगी की लहर मेरे तन बदन में दौड़ा दी। मैं एक नए अज़म, एक वलवलाए ताज़ा के साथ अपने सामने घास और दरख्तों से ढके और कदम व कदम बुलंद होते उस रास्ते की तरफ भाग रहा था, जिसके पार अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक तरह नशेब में था, और कुदरत ने इस लम्हे जैसे खास तौर से मेरे लिए वो पहाड़ी नुमा ढलवान जमीन के सीने पर बिछा दी थी। मैंने वहां कदरे नम जमीन में 3 4 8 के चक्कर बनाए, और फिर जमीन से कूदकर एक पत्थर पर पैर टिका दिए, और पत्थरों ही पत्थरों पर भागता चढ़ाई चढ़ने लगा। जब मैं उस टीले का पहाड़ी, या शायद पहाड़ी नुमा टीले की चोटी पर उगी लंबी लंबी घास की आगोश में समाया अपनी बनती बिगड़ती सांसों का ताना बाना बांध रहा था, तो मेरे कदमों का अपने मालिकों समेत तवाफ करते वो 2 अदद कुत्ते भी मुझे बाखूबी दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ दर्जन भर राइफल बरदार सिपाही मौजूद थे। इन लोगों का ताल्लुक शायद किसी कांस्टेबलरी से था, और मैं कलकत्ता के साहिली इलाके के किसी हसास मुकाम पर उनकी जद में आ गया था। उन लोगों को मेरे ख्याल से इस बात की इत्तला तो पहले ही से होगी कि कोई मुश्तबा या मफरूर इस इलाके में मौजूद है, और अपनी तरबियत के मुताबिक जमीन पर रोशनियां बिछाते बिला आखिर वो मेरे कदमों के ताक़ुब में यहां तक चले आए थे। कुत्ते खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल अपने मालिकों की तरह। उनका बस चलता, या वो कोई घटिया किस्म के एहसान फरामोश कुत्ते होते, तो जिस झुंझुलाहट का शिकार थे, अपने एक आध मालिक को चट कर सकते थे। लेकिन बंदों की सोहबत ने उनमें कुछ इंसानियत पैदा कर दी थी। पहले तो वो बेचैनी से अपने मालिकों को वहीं रस्से से खींचते फिरते रहे। फिर उन्होंने वापसी का सफर शुरू कर दिया। बिला आखिर एक जगह रुककर आसमान की सिमत मुंह करके भौंकने लगे। शायद कुदरत से अपनी मेहनत के अकारत जाने का गिला कर रहे थे, या फिर अपने मालिकों को बताना चाहते थे कि उनका शिकार आसमान की तरफ परवास कर गया है। उनके साथी भी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। शायद ऐसे खतरनाक किस्म के मुजरिम से उनका वास्ता इससे पहले कभी ना पड़ा होगा, जो इंसानों को तो क्या, कुत्तों को भी जुल देकर निकल गया था। अब उनमें गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई थी। मुझे उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी,
کیونکہ ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا، لیکن جس جوش خروش سے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کر رہے تھے، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ سب ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرا رہے تھے۔ جب قدرت کو بچانا مقصود ہو تو وہ موت کے جبڑوں میں پھنسے اپنے بندے کو بھی اسی طرح باہر کھینچ لیتی ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ مجھے اس لمحے صرف اپنی خطائیں یاد آ رہی تھیں۔ ایسی کوئی نیکی میرے گمان میں نہیں تھی جو اس صلہ رحمی کا سبب بنتی۔ لے دے کر ایک ہی طرف نظر جاتی تھی، اور وہ تھیں میری ماں کی دعائیں۔ شالا تتی ہوا نہ لگے، وہ جب مجھ پر بہت کچھ پڑھ کر پھونکتی تو اس کے بعد ہمیشہ یہی فکرہ دہرایا کرتی تھی، یا تو وہ لوگ عقل سے بالکل ہی پیدل تھے یا پھر ان کی مت ماری گئی تھی کہ بجائے اسی پہاڑی کی طرف فرار کے امکانات پر غور کرنے کر کے انہوں نے اپنا رخ بدلا اور کتوں کو ہانکتے ہوئے سمندر کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کی دانست میں شاید وہیں کہیں چھپا صبح کی آمد کا منتظر تھا، اور اب وہ کسی کارنامے کی امید میں اسی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہاں سے سڑک تک کا فاصلہ بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اس میں بیٹھ کر سکون کی ایک لمبی سانس لی۔